हेलो एवरीवन, दिस इज एकांश और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज सैंपल पेपर के क्वेश्चंस के बारे में। ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी के साथ इस चैप्टर को जस्ट तुम 15 मिनट्स में कंप्लीटली रिवाइज कर सकते हो बाय दिस वीडियो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आओ सबसे पहले बात करते हैं इस साल के सीबीएसई के सैंपल पेपर के क्वेश्चंस के बारे में। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग गिवन कोड्स। सो यहाँ पर एक कॉलम 1 दिया हुआ है, कॉलम 2 दिया हुआ है। कॉलम 1 में कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, जबकि कॉलम 2 में मेटल्स के नाम लिखे हुए हैं। तो हमें उनकी प्रॉपर्टीज को उन करेक्ट मेटल के साथ मैच करना है। सो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है, अ मेटल दैट फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा मेटल इनमें से बनाता है? सो हमें याद रखना है दो मेटल्स के नाम जो मेनली एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, एक तो जिंक और दूसरा है एल्यूमिनियम। सो ए का जो ऑप्शन है वो थर्ड के साथ मैच हो जाएगा। सेकंड है, अ मेटल विच मेल्ट्स व्हेन केप्ट ऑन योर आवर पाम, यानी कि इसको अगर हम अपने हाथ पर भी रखते हैं तो ये मेल्ट जाता है। सो ये प्रॉपर्टी है गैलियम की। सो इसको हम लोग फर्स्ट वाले के साथ मैच कर सकते हैं। सी वाला जो ऑप्शन है वो मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। सो मैग्नीज जो होता है वो यानी कि Mn, ये मैग्नीज नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। सो सी को हम फोर्थ के साथ, और एट लास्ट डी जो है वो सेकेंड वाले के साथ मैच हो जाएगा। डी में लिखा है कि अ मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता क्योंकि ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पर जो सिल्वर है वो लेस रिएक्टिव होता है देन हाइड्रोजन। सो इसलिए डी जो है वो सेकेंड से मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो प्रॉपर मैच है वो ऑप्शन बी में गिवन है। सो बी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ थ्री एलिमेंट्स x, y and z are x 2,8, 7, y 2,8, 2 and z 2,8। तो यहाँ पर तीन एलिमेंट्स की हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दी हुई है कि उसके k, l, m में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स गिवन है। सो हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं। सो याद रखना कि मेटल्स में हमेशा लास्ट वाले में 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स वाले में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर वाले में यानी कि लास्ट वाले में, वो हमेशा 4 से ज्यादा होंगे। सो यहाँ पर अगर तुम x का कन्फिग्रेशन देखो तो वो 2,8, 7 है, यानी कि एक नॉन मेटल है। y जो है वो 2,8, 2 है, यानी कि इसके लास्ट वाले में 2 गिवन है, यानी कि ये एक मेटल हो जाएगा। और z वाले में 2,8 है, जो कि एक नोबल गैस का कन्फिग्रेशन होता है जिसमें कंप्लीटली फिल्ड शेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर x जो है हमारा नॉन मेटल है, y हमारा मेटल है और z एक नोबल गैस है। सो जो ऑप्शन सी है जिसमें ये लिखा है कि x इज नॉन मेटल एंड y इज मेटल, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अनिरुद्ध took two metal oxides, aluminum oxide and magnesium oxide, as shown in the pictures given below, but he forgot to label them. How will you guide help Anirudh to identify the oxides and label them? यानी कि अनिरुद्ध के पास दो मेटल ऑक्साइड्स हैं, एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैसे पता करेंगे कि कौन सी वाली एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और कौन सी वाली मैग्नीशियम ऑक्साइड है? सो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होती है वो एम्फोटेरिक नेचर की होती है, यानी कि वो बेस और एसिड दोनों के साथ रिएक्ट कर सकती है या फिर दोनों के जैसे बिहेव करती है। लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक नेचर की होती है और वो एसिड के साथ केवल रिएक्ट करेगी। देखिए, अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक सोल्यूशन बनाएं और उसमें रेड लिटमस को डिप करें तो वो रेड से ब्लू हो जाएगा क्योंकि वो बेसिक नेचर की होती है। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर की होती है और वाटर में सॉल्युबल भी नहीं होती है, ये लिटमस के कलर को चेंज ही नहीं करेगी। इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो केवल एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्योंकि वो एम्फोटेरिक होती है इसलिए ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकती है। इसी का एक सेकंड पार्ट देखते हैं। इन एन एक्टिविटी आयशु वाज गिवन two substances, copper sulfide and copper oxide. To obtain copper from these compounds, she was able to extract copper successfully. Illustrate with the help of chemical equation how Aishu might have completed the activity. So यहाँ पर आयशु के पास दो सब्सटेंसेस हैं, कॉपर सल्फाइड यानी कि Cu2S एंड कॉपर ऑक्साइड यानी कि Cu2O। तो उसने इससे कॉपर का एक्सट्रैक्शन किया है, तो उसी के लिए हमें केमिकल इक्वेशंस लिखनी है। तो यहाँ पर ये कॉपर सल्फाइड है, इसको जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। देन इस कॉपर ऑक्साइड को हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं कार्बन की हेल्प से, यानी कि इसको कार्बन के साथ रिएक्ट करके ये कॉपर मेटल हमें देगा। सो इसमें ये दोनों रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम टू मेटल्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम देयर ओर्स बाय सिंपल हीटिंग।
यानी कि हमें फर्स्ट पार्ट में बताना है कि ऐसे दो मेटल्स जिनको जस्ट हीट करने से ही हमें मेटल्स मिल जाते हैं। सो मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स बाय हीटिंग अलोन, यानी कि जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स होते हैं उनके ओर्स को हम जस्ट हीट करके उनके ऑक्साइड्स बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉपर या फिर मरकरी। सेकेंड है डिफरेंशिएट बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। हमें कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बीच में डिफरेंस बताना है। टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ जिंक ओर्स, वो भी जिंक ओर्स का एग्जाम्पल लेकर। तो कैल्सिनेशन किसके लिए होता है? कार्बोनेट ओर्स के लिए, जबकि रोस्टिंग सल्फाइड ओर्स के लिए होती है। कैल्सिनेशन में हम कार्बोनेट ओर को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि रोस्टिंग में हमें हीट करना पड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, उसके बाद वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होते हैं। और दोनों ही केस में इसके बाद हम उसका रिडक्शन कर देते हैं तो हमें मेटल मिल जाता है। सो यहाँ पर जिंक सल्फाइड के लिए हमें रोस्टिंग करनी पड़ेगी। तो जब हम इसको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, देन इसका रिडक्शन हमें जिंक देता है। इसी तरीके से हम जिंक कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन का यूज करेंगे, जिसमें हम इसे विदाउट एयर यानी कि एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करेंगे तो हमें जिंक ऑक्साइड मिलेगा, जिसका रिडक्शन करने पर जिंक मेटल मिलेगा। थर्ड है वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज थर्माइट रिएक्शन, स्टेट इट्स सिग्निफिकेंस। एक थर्माइट रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड मोर रिएक्टिव मेटल। दिस रिएक्शन प्रोड्यूसेस मोल्टन मेटल एंड इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग मेटल एक्सट्रैक्शन। यानी कि ये बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसकी वजह से मोल्टन मेटल यानी कि पिघला हुआ मेटल यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, जिसका इस्तेमाल वेल्डिंग में यानी कि जोड़ने में किया जाता है। और ऐसी रिएक्शंस को हम थर्माइट रिएक्शंस कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एप्लीकेशन होता है रेलवे ट्रैक्स में इसका यूज करना, या फिर आयरन मशीनरीज में इसका यूज करना, डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए। इसकी रिएक्शन को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इस रिएक्शन में Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम के साथ और फॉर्म करता है Al2O3 और साथ में हीट रिलीज करता है, यानी कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज पोटेशियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन। पोटेशियम को केरोसिन में इमर्ज करके क्यों रखा जाता है? इसकी जगह पर सोडियम भी हो सकता है, यानी कि व्हाई सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम दोनों ही बहुत रिएक्टिव होते हैं। ये जब एयर के प्रेजेंस में होते हैं या फिर एयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो इनमें फायर लग जाती है। इसके अलावा सोडियम वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, इवॉल्व करता है, जिसकी वजह से फायर लग जाती है। सो इसलिए इसको हम लोग एयर में ना रख के इसको हम केरोसिन में इमर्ज करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन का। पहला पार्ट है गोल्ड सिल्वर का इस्तेमाल ज्वेलरी मेकिंग में होता है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर हाईली मैलिएबल होते हैं, जिस वजह से इनका इनका यूज ज्वेलरी मेकिंग में किया जाता है। सेकंड पार्ट है फ्यू मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। कुछ ही मटेरियल्स का यूज कुकिंग यूटेंसिल्स में यानी कि बर्तनों में किया जाता है। सो हम ऐसे मेटल्स का यूज करते हैं जो हीट के गुड कंडक्टर हो। एट लास्ट थर्ड पार्ट है सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर, यानी कि सिल्वर के जो मटेरियल्स होते हैं वो एयर के प्रेजेंस में काफी टाइम तक रखने के बाद वो ब्लैक कलर के होने लगते हैं। तो इसका रीजन क्या है? सो इसमें हम लिख सकते हैं सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर। This is due to the formation of black silver sulfide on its surface by the action of H2S gas present in the air. So इसका रीजन ये है कि वो H2S गैस यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है और Ag2S यानी कि सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है, जो कि ब्लैक कलर का होता है। इसी की वजह से जो सिल्वर होता है वो ब्लैक कलर का दिखने लगता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में हमें कुछ मेटल्स के नाम बताने हैं। जैसे पहला है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सो सिल्वर जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का। सेकंड है हैज़ अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। सो गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, जैसे हम पहले भी देख चुके हैं कि इसको पाम पे रखने से ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड पार्ट है ऐसे मेटल जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर। सो सिल्वर और गोल्ड जैसे मेटल्स बहुत ही अनरिएक्टिव होते हैं, ये ऑक्सीजन पर हाई टेम्परेचर पर भी रिएक्ट नहीं करते। और थर्ड है मोस्ट डक्टाइल मेटल। तो सबसे डक्टाइल मेटल होता है गोल्ड। डक्टाइल का मतलब जिनको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट गोल्ड का इस्तेमाल वायर्स में नहीं होता क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट व्हाट वुड हैपन। तो यहाँ पर तीन केसेस दिए हुए हैं, तीनों केसेस में बताना है कि क्या होगा। जिसमें से फर्स्ट केस है सम जिंक पीसेज आर प्लेस्ड इन ब्लू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, यानी कि अगर हमने जिंक पीसेस को ब्लू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में रखा तो उस केस में हमें क्या देखने को मिलेगा? जिंक जो होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो यहाँ पर जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और फाइनली ये ZnSO4 बना लेगा जो कि कलरलेस होता है। यानी कि फाइनली जो हमारा सोल्यूशन होगा वो कलरलेस हो जाएगा जिसमें ZnSO4 प्रेजेंट होगा। सेकेंड पार्ट है सम कॉपर पीसेज आर प्लेस्ड इन ग्रीन फेरस सल्फेट सोल्यूशन।
सो यहाँ पर कॉपर सल्फेट रिएक्ट कर रहा है फेरस सल्फेट सोल्यूशन के साथ। सो हमें ये चेक करना है कि कॉपर या फिर आयरन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है। सो हम जानते हैं कि जो ये सीरीज है, इस सीरीज की हेल्प से हम देख सकते हैं कि जो फेरस है यानी कि जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कॉपर, यानी कि कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो कॉपर इस रिएक्शन में आयरन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा। सो जो सोल्यूशन होगा उसमें कोई भी चेंज नहीं हमें देखने को मिलेगा। थर्ड पार्ट है कि अगर एक आयरन नेल को हम डिप कर रहे हैं एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में फॉर सम टाइम, सो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट को रिप्लेस करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से जो ब्लू कलर होगा कॉपर सल्फेट का वो चेंज होने लगेगा और धीरे धीरे और आयरन नेल के ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग स्टार्ट हो जाएगी जो कि आयरन सल्फेट की होगी, क्योंकि आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन का। पहला पार्ट है कि एल्यूमिनियम जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है लेकिन फिर भी उसको हम लोग फूड पैकिंग के लिए यूज करते हैं। सो पहली बात तो एल्यूमिनियम काफी स्ट्रांग होता है, चीप भी होता है और गुड कंडक्टर होता है हीट का, लेकिन हाईली रिएक्टिव होता है। लेकिन जब ये मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो इसके ऊपर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है। ना ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। ये फ्रेश मेटल को वापस से ऑक्सीडाइज होने से या फिर कोरोजन से प्रोटेक्ट करती है और जो फूड आर्टिकल्स प्रेजेंट हैं इन द एल्यूमिनियम पैकेट्स या फिर पैकेजिंग में उसको भी ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। तो पहला पार्ट है रिएक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम डिक्रीजेस इफ इट डिप्स इन HNO3। अगर हम एल्यूमिनियम को डिप करते हैं HNO3 में तो उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो इसका रीजन एक सिंपल सा है, क्योंकि जब एल्यूमिनियम HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। सेकेंड पार्ट है कार्बन कैन नॉट रेड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम। कार्बन जो है वो सोडियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स को रिड्यूस नहीं कर पाता। सो इसका रीजन ये है कि सोडियम और मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू कार्बन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। NaCl is not a conductor of electricity in solid state, whereas it does conduct electricity in aqueous solution as well as in molten state। यानी कि NaCl जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन अपनी मोल्टन स्टेट में या फिर सोल्यूशन की फॉर्म में जब हम उसको वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। सो इसका रीजन ये है कि NaCl एक सॉलिड है जिसमें आयंस का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब हम उसको एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं या फिर उसका मोल्टन स्टेट बनाते हैं तो उसमें आयंस बन जाते हैं Na+ और Cl-। इन्हीं की मूवमेंट्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है। नेक्स्ट पार्ट है आयरन आर्टिकल्स आर गैल्वेनाइज्ड। आयरन आर्टिकल को गैल्वेनाइज किया जाता है, यानी कि उनके ऊपर एक लेयर चढ़ाई जाती है जिंक की। तो इसका रीजन ये है ताकि हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें कोरोजन से। At last, metals like sodium, potassium, calcium and magnesium never found in their free state in the nature। कैल्शियम, सोडियम ये सारे जो हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं ये फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं। सो इसका रीजन ये है कि ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए ये फ्री स्टेट में नहीं मिलते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको ध्यान से समझना। कंपाउंड एक्स एंड एल्यूमिनियम आर यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स। यहाँ पर कंपाउंड एक्स और एल्यूमिनियम को यूज करते हैं रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए। तो यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है कि कंपाउंड एक्स कौन सा होगा, रिएक्शन का नाम बताना है और साथ में रिएक्शन भी लिखनी है। सो ये जो रिएक्शन होती है थर्माइट रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम के साथ और फॉर्म करता है Al2O3 और साथ में हीट रिलीज करता है, यानी कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसी रिएक्शन का यूज वेल्डिंग में किया जाता है, यानी कि रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए इसका यूज करते हैं। अब एक केस बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। सो लिखा है कि नॉन मेटल्स आर एलिमेंट्स विच फॉर्म्स नेगेटिवली चार्ज आयन बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। दे यूजुअली हैव 4, 5, 6 और 7 valence electron in their outermost shell. They lack luster and are poor conductor of heat and electricity. They are good insulator and are mostly gases, few solids and one liquid at room temperature। तो यहाँ पर कहा गया है कि नॉन मेटल्स के बारे में कुछ बातें बताई गई कि नॉन मेटल जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं। उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 5, 4, 6, 7 हो सकते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में। दे लैक लस्टर एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो यहाँ पर पहला पार्ट है क्लोराइड ऑफ नॉन मेटल्स आर कोवलेंट बिकॉज। इसमें कहा गया है कि क्लोराइड जो होते हैं नॉन मेटल्स के वो कोवलेंट होते हैं बिकॉज जब भी कोवलेंट की बात हो रही है यहाँ पर इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होगी। सो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड है विच इज लशरस नॉन मेटल। लशरस नॉन मेटल कौन सा होता है? सो हम जानते हैं कि आयोडीन एक एक्सेप्शन है जो कि नॉन मेटल भी है बट लशरस होता है। थर्ड है विच ऑफ द नॉन मेटल्स इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स जनरली सॉलिड्स या फिर गैसेस फॉर्म में होते हैं, लेकिन एक नॉन मेटल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, वो है ब्रोमीन। फोर्थ क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कंटेन नॉन मेटल एज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट।
यानी कि ये सभी एक तरीके के अलॉय हैं और इनमें से कौन सा ऐसा मतलब कॉम्बिनेशन है या अलॉय है जिसमें नॉन मेटल्स का एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। सो इसका आंसर हो सकता है, सो यहाँ पर जो ब्रास होता है वो कॉपर और जिंक का अलॉय होता है, यानी कि इसमें कॉपर और जिंक दोनों ही मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। गन मेटल में अलॉय होता है कॉपर, टिन और जिंक, यानी कि तीनों ही मेटल्स होते हैं। एमेल्गम जो होता है वो मरकरी का अलॉय होता है किसी और मेटल्स के साथ या फिर नॉन मेटल्स के साथ। सो यहाँ पर एमलगम जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें एक नॉन मेटल भी प्रेजेंट हो सकता है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें कुछ मेटल्स के या फिर कुछ नॉन मेटल्स के नाम बताने हैं। सो पहला है मेटल दैट कैन बी कट बाय नाइफ, यानी कि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और इनको हम लोग कट कर सकते हैं नाइफ की हेल्प से। इसका एग्जाम्पल है सोडियम। सेकेंड है लश्रस नॉन मेटल, ऐसा नॉन मेटल जो लश्रस होता है यानी कि उसमें शाइन होता है। सो इसका एग्जाम्पल है आयोडीन। थर्ड है मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। सो ऐसा मेटल जो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, ये है मरकरी। नेक्स्ट है नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, यानी कि ऐसा नॉन मेटल जो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, और वो नॉन मेटल होता है कार्बन, जिसके अलग अलग फॉर्म्स को हम लोग एलोट्रोप्स भी कहते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ इज कॉपर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर? एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स supported by chemical equations, draw label diagram for the electrolytic refining of copper। यानी कि यहाँ पर हमारे पास सल्फाइड ओर है कॉपर का, जिसमें से हमें कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है। सो ये कैसे होगा, इसके बाद इसकी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कैसे करनी है, तो इसके लिए हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। सो कॉपर सल्फाइड जो है उसके लिए हमें पहले तो रोस्टिंग करनी पड़ेगी, जिसकी हेल्प से कॉपर ऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको फर्दर हम रिड्यूस करेंगे कार्बन के साथ, तो ये कॉपर मेटल में कन्वर्ट होगा जो कि इम्प्योर होगा, जिसको प्योर करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का यूज करेंगे। सो ये है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का सेटअप, जिसमें ये बैटरी लगी हुई है, दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, एक है एनोड और एक है कैथोड। एनोड पर हमने कॉपर को लिया है जो कि इम्प्योर है, जबकि कैथोड पर हमने प्योर कॉपर को लिया है, और बीच में जो ये लिक्विड है ये है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। सो इस केस में जो कॉपर 2+ आयंस होंगे वो इस वाले इम्प्योर एनोड से प्योर एनोड की तरफ डिपॉजिट होने लगेंगे और हमें प्योर कॉपर का मेटल मिलेगा। सो ये थे इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक इट। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।